जरा सोच कर तो देखिए कि अगर कोई जवान बेटी अपने घर से अचानक कहीं लापता हो जाए तो फिर उसके माता पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आज की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है। एक लड़की अचानक अपने घर से लापता तो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके घर वाले उसको खोजने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आखिरकार एक सप्ताह के बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसी विकृत मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। और इसी गोरखपुर ज़िले का एक थाना पड़ता है चिलवा तालपुर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है उमरपुर। ये बात है 21 नवंबर 2023 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल इसी उमरपुर गांव के रहने वाले कुछ बच्चे गांव से थोड़ी ही दूर बगीचे में जब खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बच्चे जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस प्रकार से डर जाते हैं कि वहां से भागते भागते गांव में पहुंचते हैं और इस बात की जानकारी गांव के लोगों को देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी गांव का रहने वाला चौकीदार आफ्ताब आलम जब उस डेड बॉडी को देखता है, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले लाश का मुआयना करती है। तो मालूम चलता है कि उस लड़की की उम्र लगभग 15 या 16 साल के आसपास रही होगी। दरअसल उसके शरीर पर 5 गोलियां ही नहीं मारी गई हैं, बल्कि किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार भी किया गया है, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिसने भी इस लड़की की हत्या किया है वो इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता होगा, क्योंकि उसने अपनी साड़ी भलास निकाल लिया था। उस लड़की की हत्या किए हुए भी काफ़ी समय हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर पर जितना भी खून लगा हुआ था सारा खून सूख चुका था। पुलिस जब डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब तक उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो जाती है, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। पुलिस की तमाम कोशिश करने के बावजूद भी उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है और देखते ही देखते एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। तभी 5 दिसंबर 2023 को 2 लड़कियां इसी चिलुआ तालपुर थाने में जाती हैं, जिनमें से एक का नाम है सरिता और दूसरी का नाम है निर्मला। सरिता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, हम दोनों सगी बहनें हैं और हम गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुर सहबाज गांव की रहने वाली हैं। सरिता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम है रागिनी। दरअसल 20 नवंबर की शाम के समय रागिनी साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी लौटकर घर ही नहीं आई। हमको मालूम चला है कि आप लोगों को एक लावारिस डेड बॉडी मिला है। दरअसल हम उसी के सिलसिले में जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सरिता जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी का फोटो दोनों को दिखाती है। दोनों बहनें जब उस डेड बॉडी का फोटो देखते हैं, देखकर शिनाख्त कर लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहती हैं कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही छोटी बहन रागिनी है। आखिरकार रागिनी की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस दोनों बहनों से पूछताछ करती है कि क्या तुम दोनों बता सकती हो कि रागिनी की हत्या किसने किया है। इस पर सरिता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, हमको ये तो नहीं मालूम है कि रागिनी की हत्या किसने किया है, लेकिन जब से मेरी बहन घर से लापता हुई है, हमारे घर परिवार वाले उसे खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सरिता के पिता का नाम है पारसनाथ पाल, माता का नाम है कंचन पाल और एक छोटा भाई है जिसका नाम है सिकंदर पाल। सरिता इशारों में ही पुलिस वालों से कहती है कि शायद रागिनी की हत्या उसके घर परिवार वालों ने ही किया है। जैसे ही सरिता इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस सरिता की ही तहरीर पर पारसनाथ के घर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात पारसनाथ और उसकी पत्नी बेटे सिकंदर से हो जाती है। पुलिस इन तीनों को बिना बताए ही अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और फिर इन तीनों को अलग अलग बिठाकर रागिनी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है।
पारसनाथ और उसकी पत्नी एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने अपनी बेटी की हत्या नहीं किया है। इस पर पुलिस पारसनाथ से सवाल करती है कि जब तुम्हारी बेटी 1 सप्ताह तक लापता है तो तुमने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराया। इस पर पारसनाथ और उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन पुलिस को इशारों में ही कहते हैं कि शायद इस बारे में उसके बेटे सिकंदर को मालूम है। जैसे ही पुलिस को इशारा मिल जाता है, पुलिस अब सिकंदर के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सिकंदर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सिकंदर जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस एक और लड़के को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 1 साल पहले। पारसनाथ, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। पारसनाथ के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने बच्चों की शादी भी करता जाता है। सबसे छोटी बेटी है रागिनी, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही रागिनी का अपने ही गांव के रहने वाले राकेश कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रागिनी और राकेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती हैं और धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी रागिनी के पूरे घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। इस बात की जानकारी जब रागिनी के भाई सिकंदर को मालूम चलता है तो सिकंदर गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। इस बारे में जब अपनी बहन रागिनी से पूछताछ करता है तो रागिनी भी अपने भाई से सब कुछ झूठ बता देती है। रागिनी कहती है कि शायद मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरा राकेश के साथ कोई संबंध नहीं है। सिकंदर अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है तो बेहतर है कि ऐसी गलती करना भी मत, क्योंकि इस वजह से हमारी समाज में काफ़ी बदनामी हो रही है। सिकंदर अपनी बहन को समझाकर चला तो जाता है, लेकिन उसके बाद रागिनी काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी सतर्क रहने लगती है। बीच बीच में जब भी उसको मौका मिलता है, जाकर राकेश से भी मुलाकात करती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रागिनी अचानक अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। रागिनी जब अपने घर में नहीं मिलती है तो रागिनी का पूरा परिवार रागिनी को खोजते हुए राकेश के घर में जाते हैं, तो मालूम चलता है कि राकेश भी अपने घर में नहीं है, जिसकी वजह से रागिनी के पिता को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद रागिनी राकेश के साथ घर छोड़कर कहीं फरार हो गई है। उस वक्त रागिनी की उम्र मात्र 15 साल थी, जो नाबालिग थी। इस वजह से पारसनाथ ना तो थाने में जाता है और ना तो रागिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज करवाता है, बल्कि अपने बेटे सिकंदर के साथ रागिनी की हर जगहों पर तलाश करता है। आखिरकार एक दिन उसको रागिनी मिल जाती है। पारसनाथ अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन सिकंदर जब रागिनी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो कमरे में बंद करके उसकी काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करता है, उसे देखकर आखिरकार एक पिता का दिल पसीज जाता है और जाकर अपनी बेटी को बचा लेता है। सिकंदर अपनी बहन को छोड़ तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उसको धमकी देता है कि आइंदा से अगर तुमने राकेश से मिलने की कोशिश भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद रागिनी के घर वाले उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रागिनी का अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रागिनी भी अपनी आदतों में काफ़ी हद तक सुधार ला देती है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, रागिनी के घर वालों को लगता है कि वाकई में रागिनी सुधर गई है और राकेश को भूल चुकी है, जिसकी वजह से रागिनी के घर वाले अब उसके ऊपर नज़र रखना बंद कर देते हैं। इधर रागिनी को जब लगता है कि अब उसके घर वाले उस पर भरोसा कर चुके हैं, वो फिर से राकेश से मिलना जुलना शुरू कर देती है। एक दिन जब राकेश से मुलाकात करती है, रोते हुए राकेश से कहती है कि मेरा उस घर में दम घुटता है, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। राकेश उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा मैं तुमको हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा। इसी सिलसिले में एक दिन रागिनी फिर से जाकर राकेश से मुलाकात करती है। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, उसी वक्त सिकंदर वहां पहुंच जाता है और दोनों को बातचीत करते हुए देख लेता है।
जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, सिकंदर रागिनी को पकड़कर घर लाता है और फिर से उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। जब दूसरी बार अपनी बहन की पिटाई करता है, उस वक्त भी पारसनाथ अपनी बेटी को पीटते हुए देखता है, लेकिन पारसनाथ अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि पारसनाथ को भी लगता है कि उसका बेटा बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि रागिनी का पूरा घर उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो चुका था। लेकिन उस दिन सिकंदर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन यह सोच लेता है कि रागिनी सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए सिकंदर अपनी बहन को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद सिकंदर रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत अपने दोस्त कामदेव सिंह से मुलाकात करता है। कामदेव जो ब्यास नगर का रहने वाला है। दरअसल कामदेव के ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। सिकंदर जाकर कामदेव से मुलाकात करता है और अपनी बहन के बारे में सारी बातें बताता है। जब अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, कामदेव भी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सिकंदर और कामदेव रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए दीपावली का दिन तय करते हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि उस दिन त्यौहार होने की वजह से हर जगह पटाखे छूट रहे होंगे, शोर शराबा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दीपावली के दिन इन दोनों को मौका ही नहीं मिलता है। अगले दिन कामदेव सिकंदर से कहता है कि तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं अकेले ही कर दूंगा। उसके बाद कामदेव एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 21 नवंबर 2023 की शाम के समय रागिनी जब अपनी साइकिल लेकर घर से निकलती है, रास्ते में ही कामदेव मिल जाता है। कामदेव रागिनी से मुलाकात करता है और रागिनी से कहता है कि मैं राकेश का दोस्त हूँ। दरअसल राकेश तुमसे मिलना चाहता है और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, रागिनी भी कामदेव की बातों पर भरोसा कर लेती है और अपनी साइकिल को साइड में लगा देती है और कामदेव की बाइक पर बैठ जाती है। कामदेव रागिनी को बाइक पर बैठाकर सीधे उमरपुर गांव के बाहर आम के बगीचे में ले जाता है। तब तक अंधेरा हो गया था। दोनों जब वहां पहुंचते हैं, रागिनी कामदेव से पूछती है कि राकेश कहाँ है। कामदेव कहता है कि राकेश थोड़ी ही देर में आने वाला है। रात के लगभग 9 बज चुके थे। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, कामदेव अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और रागिनी के ऊपर एक के बाद एक 5 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली उसके सर पर और 4 गोलियां उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही रागिनी की मौत हो जाती है। लेकिन कामदेव को इससे भी तसल्ली नहीं होती है कि रागिनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। कामदेव अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक पेचकस लेकर आता है और उसी पेचकस से रागिनी के शरीर पर एक के बाद एक कई बार कर देता है। जब कामदेव को पूरा भरोसा हो जाता है कि रागिनी की मौत हो चुकी है, उसके बाद रागिनी की डेड बॉडी को उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है और वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद कामदेव सिकंदर के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। अगले दिन सिकंदर अपने गांव में ये अफवाह फैला देता है कि उसकी बहन फिर से राकेश के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार सिकंदर के माता पिता को ये सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पारसनाथ ना तो थाने में जाता है और ना ही इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। वाकई में सिकंदर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कामदेव के घर जाती है तो मालूम चलता है कि कामदेव अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मशक्कत करने के बाद 2 दिनों के बाद ही कामदेव को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।